हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, अनबैलेंस्ड या नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोटेक्शन ऑफ मोटर है फ्रेंड्स। जो अनबैलेंस क्या होते हैं और उसमें कैसे हम प्रोटेक्शन करने हैं मोटर को, और अनबैलेंस का वजह से जो इफेक्ट क्या है वो सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हमारा अनबैलेंस करंट होता क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में पता करने के लिए पहले हमको जो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट है वो क्या है आपको समझना चाहिए फ्रेंड्स। जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट है फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल करंट है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है हमारा, इसका जो फेज सीक्वेंस है पॉजिटिव रहते हैं, मतलब आर वाई बी और ए बी सी। जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट से ऑपोजिट रहते हैं फ्रेंड्स, इसका फेज सीक्वेंस। और ये हमारा अभी के लिए इतना ही याद रख लीजिए फ्रेंड्स। सो नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट है हमारा ऑपोजिट रहते हैं फ्रेंड्स। अभी आप अगर हमारा मोटर का देखेंगे तो फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर कैसे ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स, हमको जब भी थ्री फेज का वोल्टेज देने से जो थ्री फेज का करंट बन रहे हैं स्टार्टर में, और इस करंट का वजह से हमारा थ्री फेज का करंट का वजह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से हमारा घूमेगा फ्रेंड्स। हमारा जो रोटर है फ्रेंड्स, और हमारा जो रोटर है हमारा, इन केस रोटर का वाइंडिंग है यार, हमारा बार से जो शॉर्ट सर्क्यूट बार से वो शॉर्टेड है, और वो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा फ्लक्स इसको रोटर बार्स को काट रहा है, तो उसमें स्टार्टिंग में ये स्टेबल है, मतलब स्टेडी स्टेट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि पूरा स्पीड का वजह से, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वजह से ये काट रहा था, इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। इसकी वजह से स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहेगा। और हमारा जो रोटर है, इस सिंक्रोनस स्पीड को लेंसरा का वजह से, जो इसका इफेक्ट का किसकी वजह से, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इसको स्पीड को पहुंचने के लिए रोटर घूमेगा और ये सिंक्रोनस स्पीड पहुंचने के लिए ट्राई करेगा फ्रेंड्स। कभी भी ये पहुंचेगा नहीं है, अगर सिंक्रोनस स्पीड पे अगर ये पहुंच गया तो इसकी टार्क है जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। टार्क क्यों जीरो जीरो हो जाएगा, हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड पे इसका जो रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज स्लिप टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड जो स्टेडी स्टेट ईएमएफ है फ्रेंड्स। अगर इन केस ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया है, तो इसका जो स्लिप है वो जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे हैं। तो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो है, तो इसका करंट भी जीरो है। करंट जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो इसका स्पीड कम हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो गया तो। जैसे स्पीड कम हो गया, हमारा सिंक्रोनस स्पीड से डिफरेंस आ गया, तो फिर से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। करंट की वजह से फिर से टॉर्क डेवलप होगा फ्रेंड्स। ऐसे हमारा बेसिकली इंडक्शन मोटर ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। कभी भी आप इसको इंडक्शन मोटर पे आप लोड डालेगा, तो इसकी वजह से ये इसका स्पीड कम करेगा थोड़ा सा। इस कम करने की वजह से इसका स्लिप स्लिप कम हो, इसका स्लिप पे थोड़ा बढ़ेगा। जैसे इसका स्लिप बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ेगा और इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा और इसका टॉर्क बढ़ेगा। इसी की वजह से हमारा स्टार्टर में भी हमारा करंट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी की वजह से जैसे इसमें लोड डालते हैं, हमारा स्टार्टर में भी हमको करंट ज़्यादा दिखते हैं फ्रेंड्स। यही हमको रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा समझ गए फ्रेंड्स। ये हमारा जो फिलॉसफी आपको बताया था, ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए फ्रेंड्स। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मतलब जो नॉर्मल टाइम पे जो होता है, ये सब नॉर्मल कंडीशन में। अगर इनके सप्लाई में अनबैलेंस वोल्टेज का वजह से या नहीं है, तो सिंगल फेजिंग का वजह से या रिवर्स फेज सीक्वेंस का वजह से, अगर इन केस हमारा अनबैलेंस करंट अनबैलेंस वोल्टेज ऑलरेडी स्टार्टर में है, इसकी वजह से हमारा अनबैलेंस करंट स्टार्टर में क्रिएट होगा। उस अनबैलेंस करंट का वजह से अनबैलेंस फ्लक्स है, मतलब जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट स्टार्टर में इंड्यूस होगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट का वजह से नेगेटिव सीक्वेंस फ्लक्स है हमारा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो भी हमारा सिमेट्रिकल है, इसीलिए वो भी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा फ्रेंड्स। इनकेस ऑलरेडी हमारा रोटर है, हमारा मतलब सिंक्रोनस स्पीड्स का आसपास घूम रहे, तो ये इसकी ऑपोजिट स्पीड में, मतलब ये डबल द सिंक्रोनस स्पीड में, मतलब इसका स्पीड है। अगर ये स्टार्टर में हमारा 50 हर्ट्ज है, तो अभी जो हमारा स्लिप का फ्रीक्वेंसी वजह से जो इंड्यूस हो रहा था पहले वोल्टेज, अभी जो नेगेटिव सीक्वेंस की वजह से ये
डबल डबल टाइम से इंड्यूस होगा फ्रेंड्स। मतलब हमारा इन केस नॉर्मल कंडीशन में ये स्टार्टर का वजह से 50 हर्ट्ज से कर रहा है, तो ये 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रहेगा इसका हमारा, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है जो रोटर से रेफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही हम देख रहा था। तो अगर रोटर का स्पीड रेफरेंस से हम देखेगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा फ्रेंड्स 100 फ्रीक्वेंसी से इसको काट देगा। 100 फ्रीक्वेंसी से इसका मैग्नेटिक जो इसका जो फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ये 100 फ्रीक्वेंसी का 100 हेर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी से होगा। इसीलिए इसमें जो करंट भी बहुत ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। इसकी वजह से एक हमारा रोटर ओवर हीट होगा। कभी भी आपको छोटा से भी परसेंटेज या जो अनबैलेंस का वजह से इसका जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट का वजह से हमारा रोटर में इसका जो करंट है ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका इंड्यूस्ड वोल्टेज ज़्यादा है। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्यों ज़्यादा है फ्रेंड्स? क्योंकि इसका स्लिप ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से हमारा रोटर है वो ओवरहीट होगा पहले ही। और दूसरा हमारा जो रोटर का जो कंडक्टर बार्स है फ्रेंड्स, इसका क्या हो रहा था, इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है 100 हर्ट्ज है, इसकी वजह से इसका स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो स्टार्टर जो रोटर का हमारा बार्स का जो इसका एसी रेजिस्टेंस स्किन इफेक्ट से वो बढ़ जाते हैं। और जो हमारा करंट तो हमारा ऑलरेडी है और हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, सो आई स्क्वेयर आर टी है जो रोटर पे है, इसका जो हीटिंग है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा रोटर है बहुत ही ओवर हीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अवॉइड करना ही करना है फ्रेंड्स। हमको नेगेटिव सीक्वेंस करंट को 1% से ऊपर, जनरली हमको 10% तक हम अलाउ कर सकते हैं अनबैलेंस से। इससे ऊपर हमको अलाउ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रोटर है ओवर हीट होता रहता है फ्रेंड्स। इसकी वजह से हमारा रोटर डैमेज हो सकते हैं। तो ये हमारा अनबैलेंस है फ्रेंड्स। अगर आप इक्वेशन में देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो हमारा इम्पीडेंस है जो हमारे इंडक्शन मोटर का फ्रेंड्स, ये फंक्शन ऑफ स्लिप है फ्रेंड्स। जो हमारा स्लिप है उसकी बेसिस में हमारा इंडक्शन मोटर है अलग अलग बिहेव करेगा फ्रेंड्स। हमारे इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में करंट अलग है और फुल लोड में अलग है, ऑफ लोड में अलग है। वो क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि ये स्लिप का वजह से चेंज हो रहा है हमारा इंडक्शन मोटर का जो लोड है। अगर आप उस इंडक्शन मोटर का लोड आप ले लेगा तो ये लोड का इक्वेशन ऐसा होगा फ्रेंड्स, मतलब 1 - एस बाई एस इंटू आर टू डैश है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेगा तो फ्रेंड्स ये हमको इसको सम्मेशन करेगा तो आपको क्या होगा, ये हमारा 1/s - 1 इंटू आर टू डैश है। सो आर टू डैश बाई एस माइनस आर टू डैश है फ्रेंड्स। ये माइनस आर टू डैश यहाँ कैंसिल हो गया तो हमको जो नेट इम्पिडेंस होगा R1 प्लस आर टू डैश बाई एस प्लस x1 प्लस x2 डैश होगा फ्रेंड्स, है ना। इसका वजह से जो हमारा इम्पिडेंस है जो करंट होगा फ्रेंड्स, हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारा प्राइमरी में रेफर करेगा तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज बाई रूट ऑफ R1 प्लस आर टू डैश बाई एस होल स्क्वेयर प्लस x1 प्लस x2 डैश होल स्क्वेयर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में फ्रेंड्स, है ना। अगर इन केस हमारा ये स्लिप अगर हमारा इंडक्शन मोटर का जो फुल लोड स्लिप पे है, नॉर्मली हमारा स्लिप का रेंज क्या रहता है फ्रेंड्स? नॉर्मली हमारा इंडक्शन मोटर का नो लोड से फुल लोड है हमारा स्लिप का रेंज है जनरली 1% से 4% रहता है फ्रेंड्स हमारा स्लिप पे। सो 1% से 4% मतलब अगर ये 0.01 मतलब और इसका रेसिस्टेंस है बहुत ही कम है फ्रेंड्स, है ना। मतलब अगर आप 4% पे इसका स्लिप रखा तो 0.04 है, आर टू डैश पे 0.04 है। इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। आर टू डैश पे 0.04 है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ रेजिस्टेंस नीचे का डिनोमिनेटर ज़्यादा होने से वजह से इसका V1/A कम होगा, इसीलिए हमारा करंट कम है फ्रेंड्स नॉर्मली। लेकिन इन केस ऑफ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है हमारा स्लिप स्लिप पे 1 है फ्रेंड्स हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस एन बाई एन एस है फ्रेंड्स। हमारा स्टार्टिंग में स्पीड 0 है, इसीलिए स्लिप 1 रहते हैं। तो स्लिप 1 रहते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग करंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, R1 प्लस आर टू डैश होल स्क्वेयर है फ्रेंड्स, इसमें आते हैं, ठीक है। सो V1/R1 प्लस आर टू डैश होल स्क्वेयर प्लस x1 प्लस x2 डैश होल स्क्वेयर फ्रेंड्स। सो हमारा जो स्टार्टिंग में जो रेसिस्टेंस है इसकी, ये तो नॉर्मल सेम ही है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो हमारा रेसिस्टेंस है नॉर्मली स्टार्टिंग कंडीशन में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये हमारा इक्वेशन का फिलॉसफी से हम बता रहे हैं फ्रेंड। अगर फिजिकली देखेगा तो एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो इंड्यूस्ड वोल्टेज ज़्यादा है, इसी की वजह से हमारा स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है। लेकिन ये एनालिसिस में हमको वो इंड्यूस्ड वोल्टेज को मतलब हम रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए हमको ये हम समझा रहा हूँ मैं। तो
स्टार्टिंग कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम है, इसकी वजह से V1 पे इसका इम्पीडेंस है बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। ये आप देखेगा तो यही हम बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करंट जनरली पहले वीडियो में भी हमने बताया था थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। उस वीडियो में भी मैंने बताया था, जो स्टार्टिंग करंट जनरली 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रहते हैं। अगर ये फुल लोड करंट में सिर्फ 0.04 है, उस टाइम पे जो करंट आता है उसके 6 टाइम्स ही हमारा स्टार्टिंग करंट रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है, इसी के वजह से, ठीक है। इन केस हमारा अनबैलेंस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अनबैलेंस में हमारा स्लिप होगा फ्रेंड्स, या ऑपोजिट डायरेक्शन में अनबैलेंस है जो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस घूम रहे हैं, इसकी वजह से हमारा स्लिप होगा में फ्रेंड्स 2 माइनस एस होगा फ्रेंड्स। अगर इसी लोड इक्वेशन में आप स्लिप का एस का जगह आप 2 माइनस एस डालेंगे तो आपको ऊपर में आएगा आपको एस माइनस वन, 1 माइनस 2 माइनस एस होगा हमारा एस माइनस वन होगा, और नीचे एस का जगह 2 माइनस एस डालेगा तो हमको ये होगा फ्रेंड। यही हमारा हमारा पहले इक्वेशन में सिंपल हमने इसका एस का जगह हम 2 माइनस एस डालेंगे तो फ्रेंड्स हमारा अनबैलेंस जो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट होगा फ्रेंड्स वी वन बाई रूट ओवर आर वन प्लस आर टू डैश बाई 2 माइनस एस होल स्क्वेयर प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू डैश होल स्क्वेयर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये आर टू डैश ऑलरेडी कम है। अगर आप स्लिप कोई भी ले लो, आप स्लिप इन केस हमारा फुल लोड स्लिप पे 0.04 है, सो ये ऐसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है टू से रे सॉरी फ्रेंड्स, हमारा ये ऐसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है फ्रेंड्स टू से कंपेयर करेगा तो इसीलिए हमारा मोस्टली आर आर टू डैश बाई टू होल स्क्वेयर ही रहते हैं फ्रेंड्स। ये आर टू डैश ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत ही हमारा नॉर्मली आर टू डैश बहुत कम रहते हैं, ये हमारा कॉपर बार से, इसीलिए ये मोस्टली नेग्लिजिबल है, जो हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा होता है फ्रेंड्स, हमारा स्टार्टिंग करंट के हिसाब से ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए हमारा हम बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा थंब रूल है, कभी भी हमारा वोल्टेज है जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, इनकेस अप्लाइड वोल्टेज में जो अनबैलेंस वोल्टेज है, ये हमारा ये अनबैलेंस्ड, इनकेस अनबैलेंस वोल्टेज 5% तो इसका अनबैलेंस करंट है फ्रेंड्स स्टार्टिंग करंट टाइम्स ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। वही बोलते हैं, अगर हम स्टार्टिंग करंट 6 टाइम्स ले लेगा तो 5% अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से हमको हमको कितना परसेंट होगा फ्रेंड्स, हमको 30% अनबैलेंस करंट मिलेगा फ्रेंड्स। 5% इंटू 6 टाइम्स हमारा 30%, 30% हमारा अनबैलेंस करंट दिखेगा जस्ट 5% अनबैलेंस वोल्टेज से। इसीलिए हमको अनबैलेंस वोल्टेज इवन छोटा भी है, लेकिन इसका अनबैलेंस करंट बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, पॉजिटिव सीक्वेंस में नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, स्टार्टिंग करंट पे रेटेड करंट, मतलब स्टार्टिंग करंट टाइम्स रहते हैं, इसीलिए हमारा करंट भी स्टार्टिंग करंट, हमारा करंट भी मतलब हमारा जो वोल्टेज का वजह से, जो अनबैलेंस वोल्टेज का वजह से जो हमारा अनबैलेंस करंट है, स्टार्टिंग करंट टाइम्स ऑफ अनबैलेंस करंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, ये हमारा अनबैलेंस करंट ऐसे रहते हैं। सो तो बेसिकली हमारा अनबैलेंस किसकी किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, अनबैलेंस करंट आपको ऑलरेडी बता गया था, अनबैलेंस करंट है अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से होते हैं। अनबैलेंस वोल्टेज मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर अनबैलेंस वोल्टेज है मतलब हमारा तीनों फेज का वोल्टेज बैलेंस नहीं है फ्रेंड्स, तीनों फेज का वोल्टेज अगर बैलेंस नहीं है उसको अनबैलेंस वोल्टेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आर फेज का 415 वोल्ट है, वाई फेज का 430 वोल्ट है, बी फेज का 415 वोल्ट है, तीनों फेज का वोल्टेज बैलेंस नहीं है, सेम नहीं है, उसको अनबैलेंस वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इवन आप अगर बोलेगा तो फ्रेंड्स थंब रूल है, आपको इवन 5% का अनबैलेंस वोल्टेज है फ्रेंड्स, 5% का अनबैलेंस वोल्टेज है तो उस मोटर में आपको 25% है, इसका 5 टाइम्स है, 25% है, इसका लोड कम हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मोटर का, ठीक है। अगर आपको 5% का अनबैलेंस वजह से, जस्ट 5% का अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से आपका जो मोटर का जो लोड है 25% कम हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली आप बात करेगा तो अगर मोटर का जो लोड है, लोड टॉर्क हमेशा कांस्टेंट है, तो इसकी 5% का अनबैलेंस की वजह से मोटर 25% इसका लोडिंग बढ़ जाएगा इसमें, और 25% ज़्यादा करंट देगा, और 25% वो क्या किसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड, वो 25% हमारा लॉस ही है फ्रेंड्स, अनबैलेंस की वजह से, है ना। वो लॉस मतलब हमारा हीट कंटेंट है, हमारा मोटर में एक्स्ट्रा हीट बढ़ा रहे हैं वो एक्स्ट्रा हीट की वजह से मोटर डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
और ये हमारा अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से, ठीक है, हमको ओवरव्यू बताया था, थंब रूल है। और अनबैलेंस वोल्टेज किसकी वजह से होते हैं फ्रेंड्स? जो अनबैलेंस वोल्टेज है हमारा होते हैं इनकेस हमारा ओपन सर्क्यूट है किसी वोल्टेज में, मतलब वो तो सिंगल फेजिंग बोलते हैं हम लोग, इन फेज ओपन सर्क्यूट है तो कंप्लीटली ओपन हो गया कोई फेज है, उसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। इनकेस हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ज़्यादा है किसी एक फेज में, बाकी फेज में कम है, तब अनबैलेंस वोल्टेज हो सकते हैं फ्रेंड्स। या नहीं है तो हमारा मोटर का साइड, हमारा जो केबल है वो अगर टर्मिनेशन प्रॉपरली टाइट नहीं है, या हमारा स्विच गियर का साइड हमारा टर्मिनेशन टाइट नहीं है, या नहीं है तो हमारा बस का वोल्टेज, जहाँ हमारा वोल्टेज दे रहते हैं, अगर उस वोल्टेज में ही हमारा वोल्टेज अनबैलेंस है, तब भी हमारा हो सकते हैं। और वो वोल्टेज अनबैलेंस किसके लिए हो सकते हैं फ्रेंड्स? अगर हमारा केबल में पीछे जहाँ हमारा इनकमर आ रहा है उसके इनकमर में केबल में जो जॉइंट हुआ, वो जॉइंट में अगर किसी एक जॉइंट में आपको आर आर वाई भी तीनों फेज में जॉइंट हुआ, और किसी एक फेज में अगर जॉइंट का इसका कांटेक्ट रेसिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा इनकेस ये बहुत ही मेजर चीज़ है फ्रेंड्स, आप सोचेगा तो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका 3000 एम्पियर का केबल है, 3000 एम्पियर का केबल है, किसी में इवन आपका कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस 0.01 भी है, इसकी वजह से जो हीट होते हैं फ्रेंड्स, 0.01 स्क्वेयर आई स्क्वेयर है, जो 3000 स्क्वेयर इंटू 0.01 इंटू टाइम है, आई स्क्वेयर आर टी बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा आई आर है, मतलब जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है 3000 एम्पियर इंटू 0.01 है, वो होगा फ्रेंड्स हमारा 30 वोल्ट का आसपास हो रहे हैं फ्रेंड। अगर एल टी सिस्टम में 30 वोल्ट का वोल्टेज का डिफरेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ गए। वो परसेंटेज में आप निकालेगा तो अराउंड 5% भी आ रहेगा, तो आपको बताया था मैंने 5% का वोल्टेज अनबैलेंस की वजह से हमको 25% हमको मोटर का लोड करंट कम हो रहे हैं। वो क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि 5% का अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से हमको 30% हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट आ रहे हैं। वो 30% नेगेटिव सीक्वेंस करंट, कितना भी नेगेटिव सीक्वेंस करंट है फ्रेंड्स, वो मैकेनिकल आउटपुट को कुछ भी नहीं बढ़ाएगा। वो जितना भी हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, वो हमारा पूरा की पूरा हमारा लॉस ही लॉस है फ्रेंड्स। मोटर को गर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब हमारा जो इनपुट का जो एनर्जी है वो हमारा मोटर को गर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, और वो हीट है, और वो हमारा लॉस है फ्रेंड्स मोटर का, ठीक है। ये हमारा, सो ये हमारा वो इसकी वजह से होगा कहीं पे भी हमारा, इसीलिए हमने जितना भी हमारा बस बार है उसका हमने कांटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट जब करते हैं हम, वो तीनों फेज का कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है नहीं है, देखते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमने कितना भी हमारा बस बार है और हमारा पीछे की साइड है, जॉइंट से तीनों फेज में सेम रखने के लिए मेंटेन करते हैं। क्योंकि जॉइंट सेम रहेगा तो इसका कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, इसकी वजह से जो हमारा तीनों फेज का वोल्टेज हर जगह सेम रहेगा। इसीलिए हमको तीनों फेज का वोल्टेज हमारा बस बार में सेम रहना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस गड़बड़ है तो हमारा बस बार में पूरा वोल्टेज अनबैलेंस रहेगा, इसकी वजह से सारे की सारे करंट अनबैलेंस रहेगा, तो हमारे इनकमर में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें लोडिंग, ठीक है, लोडिंग बहुत ही बढ़ेगा, और सारे के सारे मोटर्स में वो ओवरलोड भी मज़ा ये बढ़ेगा फ्रेंड्स इसका, ठीक है। इसका लॉसेस बहुत ही बढ़ेगा फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम लेस एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से है। नेक्स्ट हमने सिंगल फेजिंग है फ्रेंड्स। अगर हम सिंगल फेजिंग देखेगा तो सिंगल फेजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, एक फेज अगर हमारा कोई एक फेज हमारा ओपन हो गया है उसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं। उसमें अनबैलेंस है, जो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट मैक्सिमम रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो उसके बारे में आप इन डिटेल समझ लेंगे आगे। और हमारा फेज रिवर्सल फ्रेंड्स, फेज रिवर्सल मतलब अगर आर वाई बी का फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, अनबैलेंस, मतलब जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नॉर्मली है वही हमारा नेगेटिव सीक्वेंस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। जितना भी हमारा मोटर का करंट है सारे की सारे हमारा अनबैलेंस करंट ही है, सारे के सारे हमको लोड नहीं देगा। सो फेज रिवर्सल बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसकी वजह से जो मोटर का लोड गियर है, जो हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स हमेशा फ्रेंड्स वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं। इसीलिए हमको अगर मोटर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है मोटर में, इसी वजह से स्टार्टिंग टार्क भी ज़्यादा है। अगर मोटर को आपको रिवर्स फेज सीक्वेंस में आपको चलाया है तो इसका गियर बॉक्स टूट सकते हैं मोटर का, और इसकी वजह से जो हमारा जो प्रोसेस की साइड है
प्रोसेस का साइड में भी वो हमारा जो पंप है उस साइड का भी उसको डैमेज कर सकते हैं, पंप को भी और हमारा प्रोडक्शन का हमारा प्रोसेस का सेफ्टी को भी खराब हो सकते हैं। प्रोसेस का सेफ्टी का रीज़न से भी हमारा फेज रिवर्सल में अनबैलेंस का वजह से जो आ रहा था उसको हम ट्रिप करना ही फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम सिंगल फेसिंग के बारे में इन डिटेल देख लेंगे। जब हमारा सिंगल फेजिंग है फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारा पहले जैसे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आई आर आई वाई आई बी ए तीनों फेज का करंट इक्वल है और इसको हम समझ लेंगे फुल लोड करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, हमारा जितना भी एल्टी मोटर्स है, आप कभी भी आप यूनिवर्सली आप देख लीजिए अल्टीमेटर्स कोई भी है वो डेल्टा वाइंडिंग ही होते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि डेल्टा वाइंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो लाइन करंट है, मतलब जो हमारा लाइन करंट जो रहता है वो √3 टाइम्स फेज करंट रहता है फ्रेंड्स। सो हमारा जो मोटर का वाइंडिंग में जाता है फ्रेंड्स, हमारा लाइन करंट से 1/√3 टाइम्स ही करंट ही जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो वाइंडिंग है, हमने वाइंडिंग का थिकनेस कम कर सकते हैं। इसकी वजह से वाइंडिंग का जो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो कॉपर का जो वाइंडिंग का जो थिकनेस है वो कम करा सकते हैं, क्योंकि इसका करंट है 1/√3 टाइम्स हमारा फेज का जो हमारा लाइन करंट है। इसकी वजह से हमारा वाइंडिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा। हमारा एलटी मोटर सारे, इसका इंसुलेशन कैपेसिटी तो सेम ही है, हम तो 660 वोल्ट का तो डिज़ाइन करना ही करना है एज पर हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हमारा आई स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हमारा सो वो इंसुलेशन में तो वही है, इंसुलेशन तो एल टी वाई इंसुलेशन है। इसीलिए हमको करंट में कम करने की वजह से, हमको इसका कॉस्ट कम करने की वजह से यूनिवर्सली हम लोग एल टी मोटर्स कभी भी आप देख लीजिए डेल्टा वाइंडिंग ही रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एच टी मोटर्स हमेशा स्टार वाइंडिंग रहते हैं, क्योंकि एच टी मोटर्स में हमको स्टार वाइंडिंग में हमको इंसुलेशन का सेविंग होगा, क्योंकि इंसुलेशन रेटिंग है जस्ट हमारा वाइंडिंग का इंसुलेशन है 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज रहता है, इसीलिए हमको इंसुलेशन सेविंग होगा। आप इसीलिए आप देख लीजिए हमेशा एच टी मोटर से स्टार वाइंडिंग होते हैं, एल टी मोटर्स डेल्टा वाइंडिंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम अभी हमारा शुरू करेंगे। हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में इस एल टी मोटर्स में तीनों फेज का करंट इक्वल है। अगर ये मोटर फुल लोड पे चल रहा है तो आप समझ लीजिए तीनों फेज का करंट इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू फुल लोड है करंट। अभी हमारा वाई फेज है फ्रेंड्स, अगर इन फेज हमारा वाई फेज ओपन हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई भी एक फेज ओपन हो गया दो ही फेज से अगर ये मोटर चल रहा है तो उसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं। अगर इनकेस अभी हम समझ लीजिए फ्रेंड्स, इनकेस हमारा वाई फेज का वाइंडिंग ओपन हो गया तो अभी ये आर और बी में जो लाइन करंट है 80% ऑफ और फुल लोड करंट रहते हैं फ्रेंड्स, और 80% ऑफ फुल लोड करंट रहते हैं। अब अगर आप इसमें इम्पीडेंस देखेगा तो ये दोनों सीरीज बन गया था, हमारा ए और बी फेज का वाइंडिंग सीरीज बन गया था, और सी फेज का वाइंडिंग अकेला बन गया फ्रेंड्स। अगर इसका इम्पीडेंस देखेगा तो तीनों का जेड इक्वल है, तो इसमें 2Z इम्पीडेंस रहेगा, इसमें जेड इम्पीडेंस रहेगा। इसकी वजह से हमेशा इसमें जो करंट जाता है हमारा, ये जो सी फेज का वाइंडिंग में इससे ये दोनों वाइंडिंग से डबल ऑफ करंट जाता है फ्रेंड्स, डबल ऑफ करंट है, इससे ऊपर जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 2Z है इम्पीडेंस और यहाँ जेड इम्पीडेंस है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा करंट जाता है फ्रेंड्स। लेकिन हमारा जो नॉर्मल ओवरलोड रिले अगर हम यहाँ लगाया था, वो हमारा 80% ऑफ एफ फुल लोड करंट है। तो वो कभी भी हमको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन से, अगर सिंपल ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया था उसमें हमारा अनबैलेंस प्रोटेक्शन कभी भी कवर नहीं होगा, क्योंकि इस सी फेज में हमारा वाइंडिंग में इसका करंट है डबल द फुल लोड करंट जा रहा था, लेकिन हमारा जो लाइन करंट है वो 80% ऑफ फुल लोड करंट ही जा रहा है। इसीलिए नॉर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इसको कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप अगर टेम्परेचर सेंसर बेस्ड प्रोटेक्शन आप यूज़ किया तो उस केस में ये हमारा अनबैलेंस को इफेक्टिवली पकड़ सकते हैं। अगर इसमें हमारा जो सी फेस का वाइंडिंग में जो हमारा आरटीडी लगाया तो उस आरटीडी से हमारा जो इसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी वजह से हमारा आसान से इफेक्टिवली पकड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल हमारा करंट बेस्ड करंट ओवरलोड प्रोटेक्शन है उसमें हमका इस कंडीशन को पकड़ नहीं सकते फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप इन डिटेल देखेगा तो फ्रेंड्स, अगर आप इन केस अगर हमारा मोटर का करंट है, मोटर का हमारा लोड करंट है 50 एम्पियर है, तब उस केस में हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा 80 करंट है, 80 एम्पियर है, 80 एम्पियर हमारा
इसमें यही हमारा मैं आपको बताया फ्रेंड्स, मोटर का फुल लोड करंट अगर 100 एम्पीयर है तो इसकी 50% लोड पे मतलब हमारा क्या हो रहा है, हमारा 80% ऑफ करंट L1 L2 में आते हैं फ्रेंड्स। हमारा आर फेज में और बी फेज में जो लाइन करंट है 80 एम्पीयर रहते हैं। हमारा वाइंडिंग ए एंड बी का वाइंडिंग में हमारा 50 एम्पीयर रहते हैं, 50 एम्पीयर रहते हैं। लेकिन हमारा वाइंडिंग सी में इसके डबल से भी ज़्यादा 108 एम्पीयर इसका वाइंडिंग सी में जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमारा मोटर में लोड बढ़ा है तो आपको धीरे धीरे 55 एम्पीयर किया तो फ्रेंड्स हमारा वाइंडिंग ए एंड बी में 58 रहते हैं, वाइंडिंग सी में 118 रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हमारा इनकेस 60 एम्पीयर किया है तो हमारा वाइंडिंग सी में 131 ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रह रहा है फ्रेंड्स। अगर हमारा 90 एम्पीयर फुल लोड करंट है तो 90 एम्पीयर जा रहा है तो फ्रेंड्स हमारा देखेगा तो वाइंडिंग ए एंड बी में 111 एम्पीयर है तो वाइंडिंग सी में 235 एम्पीयर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा वाइंडिंग सी में हमेशा डबल करंट रहता है फ्रेंड्स। ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा मोटर का जो लोड का टॉर्क कांस्टेंट है वो टॉर्क को मेंटेन करने के लिए ये मोटर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करंट दे रहा था, जो भी हमारा एक्स्ट्रा करंट दे रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो कोई एक फेज में एक्स्ट्रा ओवरलोड हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आप इन डिटेल आप मतलब थंब रूल बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। कभी भी कोई भी एक फेज में आपको सिंगल फेजिंग हो रहा तो आपको जो बाकी दोनों फेज में आपको 50% ऑफ ओवरलोड फुल लोड करंट जाता है तो हमारा इसमें आपको डबल टाइम्स, इससे डबल से भी ज़्यादा मतलब 100% ऑफ फुल लोड करंट जाता है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। ये थंब रूल है फ्रेंड्स। सो हमारा 100% ऑफ फुल लोड करंट जाते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बताया था ये नॉर्मल हमारा जो हमारा थर्मल प्रोटेक्शन से यार अगर नॉर्मल ओवर करंट से पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट से भी इसको कभी भी हमारा रिले से पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आप अभी अगर आप उससे भी आप यहाँ पकड़ेगा तो यहाँ इनकेस हमारा ओवरलोड करंट से भी ऊपर है तो ये जब तक ये ट्रिप करेगा तब तक तो इस वाइंडिंग तो निकल ही गया होगा फ्रेंड्स। इस वाइंडिंग है ओवरलोड से वजह से ये इतना ज़्यादा करंट है, इसकी वजह से ये वाइंडिंग निकल गया होगा, ये वाइंडिंग बर्न हो गया होगा, इस वाइंडिंग का पूरा इंसुलेशन डैमेज हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए हमको अनबैलेंस के लिए एक डेडिकेटेड प्रोटेक्शन का बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से हमको जैसे आपको बताया था जो पहले है हमारा अनबैलेंस का वोल्टेज की वजह से, दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा सिंगल फेजिंग की वजह से भी हमारा ज़रूरी है। हमारा रिवर्स फेज सीक्वेंस में आपको तो बताया था उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं देते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही ज़रूरी है सेपरेट हमारा अनबैलेंस प्रोटेक्शन रहना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको समझ गया था हमारा रिक्वायरमेंट अनबैलेंस प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए हमको, डेडिकेटेड अनबैलेंस प्रोटेक्शन तो। लेकिन हमारा जो हमारा मोटर्स का रेटिंग है फ्रेंड्स, जनरली हमारा मोटर्स का रेटिंग है अप टू 55 किलोवाट का मोटर्स है फ्रेंड्स। जनरली हमारा उसको हमारा कॉन्ट्रैक्टर फेड मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स। हमारा 55 किलोवाट के ऊपर हमारा मोटर्स है। एसीबी हमारा एयर सर्किट ब्रेकर से रहता है फ्रेंड्स, अप टू 160 किलोवाट तक है। 160 किलोवाट का ऊपर मोटर से फ्रेंड्स हमारा एचटी मोटर्स रहते हैं, हमारा हाई वोल्टेज मोटर्स रहते हैं फ्रेंड्स। सो जो बेसिकली ऐसे मोटर्स रहते हैं, सो हमको जो हमारा 55 किलोवाट तक मोटर्स है, हमारा एलटी मोटर्स है, उसमें तो हमारा मोटर्स का कॉस्ट पता है पहले वो कम है। इसीलिए हम क्या करते हैं जो हमारा बीएमआर जो हमारा बाईमेटालिक रिले देता है वही हमारा डबल स्लाइडिंग मैकेनिज्म रिले है। इसका पहले वीडियो में आपको बताया था वो डबल स्लाइडिंग मैकेनिज्म रिले वाला देते हैं। उसमें हमारा अनबैलेंस प्रोटेक्शन की वजह से वो रिले क्या करते हैं फ्रेंड्स, अनबैलेंस प्रोटेक्शन की वजह से जल्दी इसको ऑपरेट कर देते हैं फ्रेंड्स, जल्दी ऑपरेट कर देते हैं और इसको फॉल्ट को पहले ही क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पहले ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन जहाँ हमारा मोटर फेड मोटर से जहाँ हमारा कॉम्प्रहेंसिव रिले है उसमें तो आपको सेपरेट अनबैलेंस प्रोटेक्शन रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और प्रोटेक्शन का सेटिंग कैसे रखना है और कैसे सेलेक्ट करना है फ्रेंड, इसके बारे में तो आपको देखने के लिए आपको तो पहले आपको डाटा शीट को रेफर करना पड़ेगा मोटर का। अगर आप मोटर का डाटा शीट रेफर करेगा तो फ्रेंड ये कर्व है, जैसे हमारा मोटर का थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है, इसका पहले वीडियो में मैं आपको बताया था थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में। जैसा मोटर का थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है ऐसे मोटर का अनबैलेंस कैपेबिलिटी कर्व देते हैं फ्रेंड्स। उसमें हमारा जो मोटर का कितना परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस करंट है फ्रेंड्स, ये ठीक है, अनबैलेंस वोल्टेज नहीं है। अनबैलेंस वोल्टेज में आप देखेगा तो इसका 6 टाइम्स बाई 6 टाइम्स ले लीजिए वो
क्योंकि अनबैलेंस करंट में आपको बताया सर स्टार्टिंग करंट टाइम्स ज़्यादा रहते हैं। तो इस कर्व है अनबैलेंस करंट से परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस करंट से देते हैं। या आप अगर देखेगा तो ये 5% ऑफ अनबैलेंस करंट अगर मोटर पे चल रहे हैं तो ये अराउंड 6000 सेकंड तक ये मोटर मतलब विदाउट डैमेज रह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये मोटर को 5% अनबैलेंस आप चलाएगा तो 6000 सेकंड तक ये मोटर को कुछ नहीं होगा। अगर ये मोटर को 6000 सेकंड का अंदर आप मोटर को अगर ट्रिप नहीं किया तो ये मोटर ओवर हीटिंग का वजह से जो ये अनबैलेंस का वजह से जो मोटर ओवर हीटिंग हो रहे हैं, कोई एक वाइंडिंग है मोटर में जो रोटर में जो ओवर हीटिंग हो रहे हैं उसकी वजह से मोटर डैमेज हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसका अनबैलेंस का कैपेबिलिटी कर्व है। मैं आपको पहले भी हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व बताया था। ये भी हमारा यही है। हमारा अनबैलेंस का वजह से जो हमारा टेम्परेचर लिमिट जो दिया था हमने उसको पहुंचने के लिए ये कितना टाइम लगेगा, कितना परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस में, ठीक है। इस कर्व को आप अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा एक इक्वेशन में दिया जाता है भैया। ये इसी थर्मल क्या नेगेटिव सीक्वेंस थर्मल कैपेबिलिटी कर्व में वो हमारा I2/IN होल स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू 15 दिया गया है फ्रेंड्स इस कर्व का। आपको मोस्टली आपको कर्व देखने का जरूरत नहीं मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डाटा शीट में आपको ये इक्वेशन भी दे देते हैं। इस इक्वेशन में आप अगर देखेगा तो फ्रेंड्स इन केस आपका मोटर इन केस रिवर्स सीक्वेंस है फ्रेंड्स, फेज सीक्वेंस उल्टा है, तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ये आई एन है नॉर्मल फुल लोड करंट है फ्रेंड्स। अगर इसका फेज सीक्वेंस कंप्लीटली उल्टा है तब इसको रिवर्स फेज सीक्वेंस है, रिवर्स रिवर्स रोटेशन होते हैं मोटर। उस केस में हमारा आई टू है जो हमारा फुल लोड करंट होगा फ्रेंड्स। आई टू और पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव जो नेगेटिव सीक्वेंस होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का इक्वल होगा। तो आई टू इज इक्वल टू आई एन है, I2/IN होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो हमारा टाइम देते हैं फ्रेंड्स 15 सेकंड का टाइम है फ्रेंड्स। हमारा कंप्लीटली हमारा रिवर्स फेज सीक्वेंस है तो उस केस में हमारा ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए, हमारा रिले ट्रिप करना चाहिए, हमको 15 सेकंड में ट्रिप करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही इन केस हमारा अनबैलेंस 50% अनबैलेंस है तो 50% अनबैलेंस है तो फ्रेंड्स हमको 50% मतलब 1/2 है ये, मतलब 1/2 होल स्क्वायर 1/4 है। तो हमारा टाइम है 60 सेकेंड है फ्रेंड्स। तो हमारा 50% ऑफ अनबैलेंस में हमको 50% ऑफ अनबैलेंस में ये हमको 60 सेकेंड लेगा फ्रेंड्स, हमारा 60 सेकेंड। ऐसा 40% अनबैलेंस है तो प्रोपोर्शनली आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको टाइम ऐसे लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी बेसिस में हमको डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स। इसकी बेसिस में हमने मोटर में जनरली हमको हमारा कॉम्प्रहेंसिव रिले है तो इसमें मोटर में अनबैलेंस का 2 स्टेज का प्रोटेक्शन रहता है फ्रेंड्स। 2 स्टेज का क्यों है मैं बताता हूँ। पहले स्टेज हमको आईडीएमटी का कर्व रखना है फ्रेंड्स, आईडीएमटी है इसकी कर्व को फॉलो करना है ये, और हमको ये कर्व का सेट लिमिट्स देखने हैं। अगर ये रिवर्स फेज सीक्वेंस है तो इसका टाइम है 15 सेकंड से कम रहना चाहिए इस डेटा शीट में। अगर वो कम में 50% 5% या 10% इसमें भी इसका कर्व का नीचे रहना चाहिए फ्रेंड। जैसे मैं आपको थर्मल कैपेबिलिटी कर्व या थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन में बताया था, ऐसे ही हमको हमारा आईडीएमटी को कर्व का ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, इसका नीचे रहना चाहिए। और उसकी वजह से हमारा कभी भी हमको उस कर्व तक मतलब आपको अगर 5% का अनबैलेंस चल रहे हैं वो कभी भी 6000 सेकंड तक नहीं लेना है हमारा कर्व में। 6500 या 5000 का सेकंड का अंदर ही हमको इसको ट्रिप कर देना चाहिए, सो दैट ये मोटर कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा और इस अनबैलेंस की वजह से मोटर कभी भी डैमेज नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डाटा शीट्स में ये कर्व देगा या नहीं है तो ये इक्वेशन देगा। दोनों का पर्पस यही है, हमको इसका अनबैलेंस प्रोटेक्शन में हमको मोटर को सेटिंग कैसे रखना है ये बताता है फ्रेंड्स। तो आपको आईडीएमटी का कर्व कैसे रखना है मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स, इसका नीचे रखना है इसका, या नहीं है तो आईडीएमटी का कर्व में जो हमारा टाइम्स आता है वो एक टेबलेट करना है और प्लॉट करना है, और उसी का करस्पॉन्डिंग करंट में हमारा इस हमारा जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी कर्व में कितना आ रहा है वो प्लॉट करना है। वो टाइम है हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा कैपेबिलिटी कर्व का टाइम ज़्यादा रहना चाहिए, हमारा सेटिंग कम रहना चाहिए एट ऑल करंट से। एट मोटर का जो कंप्लीट सेट ऑफ रेंज है जो नॉर्मल करंट से लेकर हमारा स्टार्टिंग करंट टाइम्स तक हमारा कंप्लीटली इसका इस टाइम लिमिट से कम ही रहना चाहिए। ऐसा हमको आईडीएमटी कर्व सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा सेकंड स्टेज है, हमारा डेफिनेट टाइम का क्या जरूरी है फ्रेंड्स।
डेफ़िनेट टाइम का क्या ज़रूरी है, इसके बारे में हमने जब हमारा जनरेटर प्रोटेक्शन में हम जनरेटर का अनबैलेंस प्रोटेक्शन के बारे में बताएँगे, तब हम इन क्लियरली बता देंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए ये ब समझ लीजिए, इन केस हमारा जनरेटर के नीचे मतलब हमारा जो मोटर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 50,000 है या 1,00,000 का मोटर्स होगा हमारा सिस्टम में, ठीक है? इन केस हमारा सिस्टम में 1,00,000 का मोटर्स है, तो हमको इन केस हमारा जो अगर सारे के सारे मोटर्स इन केस हमारा वोल्टेज या अनबैलेंस है, फॉर एग्जांपल 30% का वोल्टेज अनबैलेंस है, 30% का वोल्टेज अनबैलेंस की वजह से ये टाइम ले रहे हैं फ्रेंड्स हमारा मोटर, ये हमारा मैं आपको बताया था 50% का वोल्टेज का अनबैलेंस में अगर ये 60 सेकंड लिया तो 30% में ये अराउंड 180 सेकंड का आसपास लेगा ये 30% का अनबैलेंस में। ऐसा हमारा इन केस हमारा वोल्टेज में इनकेस हमारा 5% अनबैलेंस है फ्रेंड्स, 5% अनबैलेंस है तो हमारा सारे के सारे मोटर्स में हमको 30% अनबैलेंस मिलेगा। लेकिन वो 30% अनबैलेंस में आपको इस कर्व के हिसाब से आप आईडीएमटी लगाया तो सारे के सारे मोटर्स हमको अराउंड 180 से लेकर मतलब 150 से लेकर 200 सेकंड का बीच में ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। लेकिन इतना 1,00,000 का मोटर्स क्योंकि वोल्टेज है हमारा सिस्टम का हर जगह कॉमन है, इसकी वजह से हर सारे मोटर्स में 1,00,000 की अगर हमारा सिस्टम में 1,00,000 या 50,000 का मोटर है, तो वो सारे के सारे मोटर्स में हमारा अनबैलेंस करंट दिखेगा। वो सारे अनबैलेंस करंट को आपको सम करके आप देखेगा तो हमारा जनरेटर का अनबैलेंस का कैपेबिलिटी कर्व है, इसका बाहर चला जाता है फ्रेंड्स ये। तो ये मोटर के लिए डैमेज नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मोटर्स एक साथ अनबैलेंस की वजह से हमारा जनरेटर में हमारा अनकै जो क्या जनरेटर में जो हमारा अनबैलेंस करंट का कैपेबिलिटी कर्व है, इसका बाहर पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमको एक डेफ़िनेट टाइम है, एक डेफ़िनेट टाइम रखना है। डेफ़िनेट टाइम इसीलिए फ्रेंड्स हमारा पर्टिकुलर है, मतलब जो हमारा 30% या 25% का इसका सेट पॉइंट रखता है। अगर इससे ऊपर अगर अनबैलेंस जा रहे हैं, उसकी सेटिंग ऐसे रखना है फ्रेंड्स, हमारा जो जनरेटर का जो हमारा 25% पे इसका जो अनबैलेंस करंट रहते हैं, उसका कैपेबिलिटी कर्व में रहते हैं फ्रेंड्स हमारा 30 सेकंड दिया गया तो इसको उससे कम में बहुत ही कम रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए जो मोटर में जो हाई सेट है इसको बोल सकते हैं, हमारा डेफिनेट टाइम का अनबैलेंस सेटिंग है। इसका सेटिंग ऐसे रखना है हमको, ये मोटर को ये आईडीएमटी की वजह से जो हमारा जो मैक्सिमम टाइम जो हमारा इवन करंट में भी हमको जो टाइम ले रहा था उसको कम करना है। जो अनबैलेंस करंट है हाई सेट में, इसको करंट कितना मतलब इसका टाइम कितना दे रहे हैं उसको क्लैंप करने के लिए हमको डेफिनेट टाइम देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली हमारा मोटर्स में हमको एक आईडीएमटी कर्व है, इसके हिसाब से हमको इसका कैपेबिलिटी कर्व के हिसाब से देते हैं और एक डेफिनेट टाइम में हमको 25% या 30% का अनबैलेंस करंट आने के बाद ये हमको फिक्स्ड टाइम में 5 सेकंड या 10 सेकंड में बेस्ड ऑन हमारा जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स। अगर इन केस हमारा जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व में वो 30% अनबैलेंस में अगर इन केस वो 60 सेकंड ले सकते हैं तो इसका हम लोग 60 सेकंड ले सकते हैं तो इससे हमको मतलब बहुत मार्जिन लेकर हमको 5 सेकंड है 5 सेकंड का आसपास इसको सेट कर देते हैं हमको मार्जिन लेकर और इसको ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मोटर को 5 सेकंड में ट्रिप कर देते हैं क्योंकि हमारा मोटर सिर्फ एक मोटर है यार, वो ट्रिप होने से हमको ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारा अनबैलेंस जैसे हमारा मोटर में अनबैलेंस कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो कंटिन्यूस जितना ज़्यादा देर हमको अनबैलेंस करंट फीड करने से उतना ज़्यादा देर हमको वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारा वोल्टेज भी अनबैलेंस रहेगा। उसकी अनबैलेंस की वजह से बाकी मोटर्स का भी अनबैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसी मोटर में हमारा अनबैलेंस है, ये ज़्यादा रेटिंग का मोटर है, अगर इसकी अनबैलेंस की वजह से तीनों फेज का करंट अनबैलेंस है, उसकी वजह से और वोल्टेज का अनबैलेंस बढ़ेगा और उस अनबैलेंस की वजह से हमारा बस में जो वोल्टेज में अनबैलेंस बढ़ेगा, इसकी वजह से बाकी मोटर्स में भी अभी अनबैलेंस शुरू हो जाएगा। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा हमारा जनरेटर तक फ्रेंड्स, सारे के सारे मोटर्स में इफेक्ट होकर जनरेटर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हमारा अनबैलेंस प्रोटेक्शन में जो हमारा जो टाइम है उसको सेट करने हैं मिनिमम टाइम में, मतलब ये हमको 10 सेकंड से
मतलब ऊपर लेना ही नहीं है इस मोटर को, कोई भी मोटर को हमको 10 सेकंड या 5 सेकंड है बेस्ड ऑन हमारा जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व के हिसाब से मैं आपको बताया था। इसको हमने जनरेटर प्रोटेक्शन में इन डिटेल समझ लेंगे। उसकी कैपेबिलिटी का कर्व के हिसाब से हम इसका जो मिनिमम टाइम है उसको सेट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हमको अनबैलेंस प्रोटेक्शन देता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन केस हमारा अनबैलेंस प्रोटेक्शन में कभी भी मोटर ट्रिप हुआ है फ्रेंड्स, तब हमको क्या क्या चेक करना है फ्रेंड्स, तब हमको चेक करना है फ्रेंड्स अनबैलेंस करंट में ट्रिप हुआ है तो इसका जो अगर इन केस वो कम रेटिंग का मोटर है तो इसका फ्यूजेस सारे तीनों की तीनों फ्यूज का कंटिन्यूटी देखना चाहिए। अगर फ्यूज है तो अगर इन केस वो कॉन्टैक्टर पे इसका कॉन्टैक्टर का भी तीनों पोल, अगर कॉन्टैक्टर का तीनों पोल सही है नहीं है देखना चाहिए। अगर तीनों पोल में अगर कोई भी एक कॉन्टैक्टर का कोई भी एक फेज का भी कॉन्टैक्ट सही से नहीं बन रहा है तो तब भी वो अनबैलेंस हो सकते हैं। ब्रेकर फेड मोटर में एक बार टेस्ट में ब्रेकर को लेकर ब्रेकर को टेस्ट में ऑन कर इसका सीआरएम लेना चाहिए तीनों फेज का सही है नहीं है, और या नहीं है तो सिंपल मल्टीमीटर से तीनों फेज का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आ रहे नहीं है, तीनों फेज का पोल बन रहे नहीं है देखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो सीटी सर्किट है, अगर सीटी सर्किट में कोई भी एरर है, सीटी सर्किट में इन केस कोई भी हम उल्टा कनेक्ट किया था यार, कभी कभी हमको आरवाईबी का जो ओरिजिनल आरवाईबी सीटी में इन केस कोई फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया तो तब भी हमारा अनबैलेंस में ट्रिप होता है फ्रेंड्स बहुत बार। अगर सीटी फेज को एक बार प्राइमरी इंजेक्शन करके आर फेज में प्राइमरी इंजेक्शन करके आर फेज में रिले में आ रहे नहीं है, ऐसे वाई फेज में देकर वाई फेज में आ रहे नहीं है, सी फेज में देकर सी फेज में आ रहे नहीं है, देखकर अगर सीटी कनेक्शन सही है नहीं है इंटैक्ट नहीं है देखना चाहिए फ्रेंड्स। उसकी वजह से भी हो सकते हैं या सीटी में कोई लूज कनेक्शन की वजह से भी कोई एक सीटी में आपको कोई एक फेज में आपको करंट कम दिख रहा है तो तब भी हमारा रिले अनबैलेंस समझ लेगा और नेगेटिव फेज सीक्वेंस की वजह से ट्रिप कर सकते हैं। ये हमारा इसकी वजह से होगा। और तीसरा हमारा होगा फ्रेंड्स, अगर ओरिजिनली इसमें कोई भी नहीं मिला तब आपको करना है फ्रेंड्स मोटर का एक बार वाइंडिंग रेसिस्टेंस चेक करना है और इंडक्टेंस चेक करना है फ्रेंड्स। वाइंडिंग रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स मोटर का हमको थोड़ा तीनों फेज का अलग अलग थोड़ा सा माइनर हो सकते हैं, लेकिन जो इंडक्टेंस है मोटर का हमेशा इक्वली होगा फ्रेंड्स, इक्वली होगा। वाइंडिंग रेजिस्टेंस अलग हो सकते हैं क्योंकि इसका जो ये जो बाहर का जो इसका जो ओवर हैंग्स का वजह से जो मोटर में जो ओवर हैंग्स होते हैं, जो हमारा ओवर हैंग्स मतलब हमारा कोर से कोर हमारा वाइंडिंग जब जाता है जो बाहर की तरफ आते हैं वो ओवर हैंग्स का लेंथ है अलग अलग हो सकते हैं एक एक फेज में। इसकी वजह से आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस से थोड़ा सा माइनर का डिविएशन हो सकते हैं, लेकिन इंडक्टेंस कभी भी डिविएट नहीं होगा फ्रेंड्स। इंडक्टेंस से हमारा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न से, हमारा तीनों फेज में जो हमारा नंबर ऑफ टर्न से इक्वली रहते हैं इसीलिए हमारा तीनों फेज का इंडक्टेंस सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो इंडक्टेंस हमेशा सेम ही रहना चाहिए। अगर इसके इन केस इसमें कोई गड़बड़ है तो हमको मोटर को चेक करना ही चाहिए फ्रेंड्स, मोटर में गड़बड़ी है फ्रेंड्स, मोटर में कोई इंटर टर्न शॉर्ट हो गया तो कोई फेज में ऐसा कुछ हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसी की वजह से हमारा इंडक्टेंस कम होते हैं, नहीं है तो इंडक्टेंस सेम ही रहते हैं। इन केस ये भी ठीक है तो फ्रेंड्स कभी कभी हमारा मोटर का जो मोटर को हमको डिस्कनेक्ट करके और मोटर का केबल का आईआर करना भी जरूरी है फ्रेंड्स। अगर इन केस केबल में अगर मोटर का केबल का अगर आईआर वैल्यू कम है तभी हमको कोई भी इन फेज कोई भी एक फेज का आईआर वैल्यू कम है तब हमको उस केस फेज में भी हमको अगर करंट डाइवर्ट हो रहा है तो मोटर में हमको एक फेज में करंट कम दिखेगा, इसकी वजह से भी हमको एक्चुअल मोटर में अनबैलेंस दिखेगा। उसकी वजह से हम उसके वजह से भी हमको बैकअप प्रोटेक्शन में कोई ओवरलोड या किसी में या इनकेस मोटर का आपको वहाँ आपको आरटीडी प्रोटेक्शन से भी अगर मोटर ट्रिप हो गया तो मतलब ये आप समझ लीजिए हो सकते हैं केबल का फॉल्ट का वजह से भी फिजिकली आपको अनबैलेंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा मोटर का अनबैलेंस ट्रिपिंग के बारे में फ्रेंड्स, हमारा साथ बनाते रहिए। और भी प्रोटेक्शंस का मोटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आगे वीडियोस में। चलो, थैंक यू।